हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर में हम जो है BPCE 014 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। हम जो है इसमें ब्लॉक 1 में इस क्लिप को जो है पूरे ब्लॉक 1 में जितने भी यूनिट है उसमें हम इस क्लिप को डालेंगे, जिससे कि आप अवेयर रहें कि ये ब्लॉक 1 का है। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सारे यूनिट में उसको भी हम साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन को पास करने के बाद हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको रिटन या स्पोकन में उतना अच्छा नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को कॉन्टेक्चुअली यूज़ करना नहीं आता। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्चुअली उसको एक्सप्लेन किया जाए जितना हमें जानकारी है। बाकी आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के जो है अगर कोलैबोरेट करेंगे तो वो और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ब्लॉक 1 का जो साइकोपैथोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम। Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video we will cover BPCE 014 Psychopathology. We have already covered 3 parts of the same block, block 1 of the chapter. It is for those students who are pursuing BA, and these are also helpful for the students who are pursuing psychology together. तो चलिए चलते हैं और आगे ये जो है पार्ट 4 है इस यूनिट का, और ये आपका लास्ट पार्ट बनेगा इस यूनिट का। इसके बाद हम जो है हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। तो इसमें 1.5 में दे रखे हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। आखिर में साइकोपैथोलॉजी जो है इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, किस जगह से आया और कैसे ये आज अस्तित्व में है। तो इसमें दे रखे हैं कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी फाउंड अमंग्स द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर की जो परिचय है या जो डिस्क्रिप्शन है इससे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भी जो है पाया जा सकता है। ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन, और जो हमारी जो पहली सभ्यता थी उसमें भी इसको देखा जा सकता है। एंड इट इज़ सर्टेन दैट द अर्ली इंडियंस, इजिप्टियंस, चाइनीज, ग्रीक्स एट्सेट्रा वर फैमिलियर विद द फीचर्स ऑफ डिस्टर्ब बिहेवियर दैट वी मे टुडे आइडेंटिफाई एज मेंटल इलनेस। और कहते हैं यह निश्चित है कि पहले के जो भारतीय थे, इजिप्टियंस थे, इजिप्टियंस वहीं जो इजिप्ट के रहने वाले थे, चाइनीज़ और ग्रीक्स आदि थे, वो डिस्टर्ब बिहेवियर की जो फीचर होती है, खासियत होती है, उससे वो परिचित थे। ठीक है, दैट वी मे टुडे, जिससे कि हम आज जो है वो मेंटल इलनेस के नाम से जो है वो पुकारते हैं या जानते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, also for much of recorded history such people have found themselves marginalized, shunned or ridiculed, with their symptoms variously attributed to the processes of demonic possession, divine punishment, planetary influence or witchcraft। तो इसमें कहते हैं यहाँ पर में कि काफ़ी ज़्यादा जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ऐसे लोगों की have found themselves marginalized, उसने अपने आप को जो है अलग थलग पाया है, उनको दूर रखा गया, शन मीन्स दूर रखना, उनका मजाक उड़ाया गया, रिडिक्यूल किया गया, विद देयर सिम्टम्स वेरियसली, और ज़्यादातर उनके जो सिम्टम्स लक्षण हैं उनका श्रेय जो है वो डेमनिक पोजीशन के कार्य के कारण माना गया। मतलब कहते हैं कि पहले के लोगों के अंदर अगर ये प्रॉब्लम होती थी कि एट्रीब्यूटेड का मतलब यहाँ पे श्रेय होना या उत्तरदायी होना, तो उनका मानना था कि जो शैतान होते हैं, डेमन होते हैं, ठीक है, वो शायद उसके अंदर आ चुका है, डेमनिक पोजीशन हो गया है, और ये सारा शैतान जो है उसके अंदर बैठ के ये सारा प्रोसेस कर रहा है। इसके बाद ये दूसरा जो है वो है डिवाइन पनिशमेंट। शायद यह देवी या जो दैव्य शक्ति है उनके कारण इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरा है प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस, हो सकता है कि जो ग्रह है इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ गया है, या विचक्राफ्ट मतलब जो जादू होते हैं, टोना जादू जो खेलते हैं उसके कारण ये ऐसा हुआ है।
तो कहते हैं पहले के जो सिम्टम अगर लोगों में देखा जाता था तो इसके जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का मतलब जो उत्तरदायी बनता था, कौन बनता था, या इसका श्रेय जो है ये डेमोनिक पोजीशन को, डिवाइन पनिशमेंट को, प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस को और विचक्राफ्ट को दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, मोर देन 2000 ईयर्स एगो द ग्रीक फिलोसोफर्स हिप्पोक्रेट्स एंड प्लेटो आर्ग्यूड दैट मेंटल इलनेसेस हैड मोर कॉमनप्लेस कॉजेज। कहते हैं 2000 वर्ष पहले ग्रीक के जो आपके दर्शन शास्त्र थे, जिसका नाम है फिलोसोफर हिप्पोक्रेट और जो प्लेटो थे, उन्होंने यह विवाद किया था, बहस किया था कि जो मेंटल इलनेसेस हैं हैड मोर कॉमनप्लेस कॉजेज, इनका बहुत साधारण से कारण होते हैं। इंस्टेंस के लिए, उदाहरण के लिए, हिप्पोक्रेट्स कंसिडर्ड फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन एज द कॉज फॉर मेंटल इलनेस। हिप्पोक्रेट्स मानते थे कि जो शरीर में अगर कोई खराबी आ जाती है, फिजिक्स से फिजियोलॉजिकल बना हुआ है, अगर शरीर में कोई खराबी आ जाती है उसी को फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन कहा गया है, यह मेंटल इलनेस का कारण बन सकता है। लेकिन दूसरी ओर प्लेटो ने यह बताया, ऑन द अदर हैंड, प्लेटो कंसिडर्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज द कॉज फॉर मेंटल डिसऑर्डर। उन्होंने यह बताया था कि साइकोलॉजिकल जो ये प्रॉब्लम होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट होती है, साइकोलॉजिकल जो आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, वह दिमाग में उथल पुथल या डिसऑर्डर के कारण जो है यह होते हैं। चरक एंड सुश्रुत जो नाम है, चरक और सुश्रुत दो ऐसे हैं, इसमें एक फिजिशियन और एक सर्जन है, एक डॉक्टर एक सर्जन है, पार एक्सलेंस फ्रॉम इंडिया, जिनकी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महत्व थी उस समय, हु लिव्ड इन 100 AD एंड 500 AD रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब चरक जो है वो 100 AD के समय में रहते थे और 500 AD में सुश्रुत रहते थे। ये अलग अलग रूप से रहते थे, अलग अलग इस वर्षों में। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस इन द कॉजेशन ऑफ मेंटल इलनेस। और उन्होंने क्या किया, मेंटल इलनेस की जो कॉजेशन, उनके जो कॉज है, ठीक है, उसमें उन्होंने इमोशन के महत्व के ऊपर जोर दिया। उनका कहना यह था कि मेंटल इलनेस में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो मेंटल इलनेस में जो कारण होता है, उसमें वो मेंटल इलनेस इसी वजह से होता है क्योंकि इमोशन जो है वो अपना खेल खेलना चालू कर देता है और जिससे व्यक्ति जो है वो मेंटली इल हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि फॉर देम पीस एंड हैप्पीनेस वर द आउटकम ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। इन सब के लिए या उन लोगों का यह मानना था कि अगर कोई व्यक्ति खुश रहता है, उनके अंदर शांति रहती है, तो यह इसी कारण से होती है क्योंकि वह बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से अपना मेंटल हेल्थ को संभाल रखा है, वह नेगेटिव नहीं अपने अंदर डाल रखा है, और इसी के परिणाम स्वरूप आउटकम जो है उनके अंदर पीस और हैप्पीनेस आती है। दे टू हैड पुट फोर्थ द थ्योरी ऑफ ह्यूमरल डिसइक्विलिब्रियम ब्रॉट अबाउट बाय वंस इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल एज द कॉज ऑफ इलनेस। कहते हैं वो भी अपनी थ्योरी जो है वह ह्यूमरल डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर डालते थे। ह्यूमरल डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होते हैं कि अगर आपका स्वभाव हंसी खुशी वाले स्वभाव, शांति वाला स्वभाव में कोई उथल पुथल मचता है, उससे कुछ खराबी आ जाती है, तो उसी को ह्यूमरल डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। और कहते हैं ये जो ह्यूमरल डिसइक्विलिब्रियम है वो ब्रॉट अबाउट बाय वंस इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल। ये किस कारण से आती है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनुचित तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीता है और यह जो है यह इलनेस का कारण बन जाता है, एज द कॉज ऑफ इलनेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। Records for the next 1500 years of West are very sketchy, although we know that this period of European history, known as the Dark and Middle Ages, was marked by the decline in rational scientific thinking and a return to religious superstition. कहते हैं अगले जो 15 वर्ष के अगर इतिहास को देखा जाए तो यह बहुत स्केची है, बिल्कुल साफ है यहाँ पर में। भले ही हम इस पीरियड को यूरोपियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे कि डार्क और मिडल एजेस के नाम से भी जाना जाता है, वॉज मार्क्ड बाय डिक्लाइन इन रैशनल साइंटिफिक थिंकिंग। और इसमें बताया गया कि उचित तरीके से अगर साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ को सोचते हैं तो इनका इसमें पतन होने लगा। और हुआ क्या एक्चुअली में, तो धार्मिक जो अंधविश्वास है उसके ऊपर लोग लौटने लगे।
एंड रिटर्न टू रिलीजियस सुपरस्टिशन। कहने का मतलब है कि लोग साइंटिफिकली तरीके से किसी चीज़ को नहीं सोचने लगे, अब वो दोबारा से धार्मिक अंधविश्वास में मतलब आ गए। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं द वीक पोजिशन ऑफ मेंटली इल इंडिविजुअल्स वॉज इलस्ट्रेटेड इन 1484 व्हेन द पोप इश्यूड ए डिक्री reminding his emissaries that sudden loss of reason, amongst other signs, should be regarded as one of the features of demonic possession for which the appropriate action was burning at the stake। कहते हैं सबसे जो कमज़ोर पोजीशन है मेंटली इल इंडिविजुअल्स की, उन्हें 1484 में एग्जाम्पल के साथ दिखाया गया। इलस्ट्रेट मतलब एग्जाम्पल के साथ दिखाया जाना। जब पोप ने एक डिक्री जारी किया, मतलब एक आदेश जारी किया गया, रिमाइंडिंग हिज एमिसरीज, अपने एमिसरीज को याद दिलाने के लिए, और कि क्या याद दिलाने के लिए कि अगर अचानक से हम जो तर्क देते हैं या रीज़न देते हैं उसमें अगर अचानक से लॉस आ जाए, अमंगस्ट अदर साइंस, कुछ और जो साइंस में अगर लॉस आ जाए, तो शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोनिक पोजीशन। तो समझ जाओ कि इसके अंदर में जो है वो शैतान की जो शक्ति है वो उसके अंदर में प्रवेश कर चुकी है, और यह उनमें से एक जो है चीज़ों का कारण बन सकती है। फॉर विच द अप्रोप्रिएट एक्शन वॉज बर्निंग एट द स्टेक, और जिसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन ये लिया जाना था कि उसको जलाया जाना था, वॉज बर्निंग एट द स्टेक, या उसके ऊपर एक्शन लिया जाना था। आगे चलते हैं। बट आउटसाइड यूरोप द स्टोरी वॉज नॉट एज ब्लेक, लेकिन यूरोप से बाहर जो स्टोरी था वो खाली नहीं था। इन अरेबिया एंड पार्ट्स ऑफ एशिया देयर वॉज रिवाइवल ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। अरेबिया और जो एशिया के हिस्से हैं, यहाँ भी साइंटिफिक जो इंटरेस्ट है उनका आगमन था, या वो भी जीवित थे। एन असाइलम फॉर द मेंटली इल वॉज बिल्ट इन बैगडाद इन 705 AD। एक जो है असाइलम बनाया गया जहाँ पे पागल लोगों को रखा जाता था, मेंटली इल लोगों को रखा जाता था, बगदाद में 705 AD में। प्रोवाइडिंग ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर इट्स इनमेट्स, जिसमें कि इनके जो साथ रहने वाले लोग थे उनके लिए ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता था। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स दैट इन अरेबिया एंड एशिया मेंटली इल पेशेंट्स रिसीव्ड ए मच मोर ह्यूमन एंड काइंड ट्रीटमेंट दैन इन क्रिश्चियन लैंड्स। कहते हैं हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है यह बताती है कि अरब में और एशिया में जो मेंटली इल पेशेंट्स थे वो बहुत अधिक तरीके से, मानवीय तरीके से, बहुत ही प्यार से उनका जो है उपचार किया जाता था क्रिश्चियन के जगहों के मुताबिक। मतलब क्रिश्चियन जो होते थे, खास करके जो यूरोप वाले होते थे, उनके तुलना में ये कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर में जो मेंटली इल पेशेंट थे उनका इलाज जो है बहुत बेहतर और बहुत ही प्यार से, ह्यूमन तरीके से किया जाता था। The Muslim belief, as stated by Prophet, that the insane were loved by God, underlay this sentiment। कहते हैं कि मुस्लिम का जो बिलीफ है, जो कि प्रॉफिट के द्वारा जो दिया गया था, और उनका यह कहना था कि जो पागल लोग हैं उन्हें भी जो है ईश्वर से प्यार किया जाता है। अंडरले दिस सेंटिमेंट, और यह इस सेंटिमेंट में जीवित होता था। तो इस तरीके से अंडरले दिस सेंटिमेंट, तो इस सेंटिमेंट के जो है अंडरले करते हैं। अंडर के ले का मतलब है कि किसी भी जो है आपको चीज़ों के कारण का आधार होता है, ठीक है। सेंटिमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, खास करके जब आपके अंदर इमोशन होती है और उस इमोशन के प्रभाव के कारण जब कोई चीज़ होता है तो उसी को सेंटिमेंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, इन इंडिया द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड हिंदू मेडिसिन which advocated human treatment for the mentally ill went a long way in making human treatment available to the sick। कहते हैं जो भारत में जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो विस्तार हुआ और हिंदू मेडिसिन का, जिसने कि ह्यूमन ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया, एडवोकेटेड किया मेंटली इल के लिए, या एक लंबी जो है वो रास्ता तय किया ह्यूमन ट्रीटमेंट को अवेलेबल कराने के लिए जितने भी बीमार लोग थे उन तक। इन स्पाइट ऑफ दिस फ्यू bright sparks, the period between 500 and 1000 AD was an age of mental and intellectual stagnation। कहते इन सभी कुछ चमकती हुई चिंगारी के बावजूद भी
जो 500 और 1000 एडी का जो युग था वह मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन का एक युग था। इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन का मतलब है जहाँ पे बौद्धिक क्षमता जो है बिल्कुल थम सी गई थी। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि आपके द आइडिया दैट मेंटली deranged people might actually be ill first began to reappear at the time of major population shifts from rural to urban dwelling। कहते हैं यह विचार कि मेंटली जो पीड़ित जो लोग हैं या deranged people हैं वो वाकई में जो है पहली बार तब बीमार पड़ते हैं या उनके अंदर ये मेंटली प्रॉब्लम आती है जब अधिकतर पॉपुलेशन जो है वह ग्रामीण इलाके को छोड़कर शहरी इलाकों में रहना शुरू कर देते हैं। As cities got larger, municipal authorities gave themselves powers to incarcerate people who appeared to be mentally unwell। तो इसमें दे रखे हैं कि जो सिटीज़ होते थे उनमें बहुत बड़े और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होते थे, वो अपनी जो पावर को लगा देते थे इन सभी जो इनकैसरेटेड जो पीपल है, खास करके इनकैसरेट का मतलब होता है यहाँ पर में कि ऐसे लोगों को वो क्या करते थे, जो वहाँ के म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होते थे वो उनको कारागार में या कैद खाने में डाल देते थे। हु अपीयर टू बी मेंटली अनवेल, जिनको देख करके उन्हें लगता था कि मेंटली ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। इनिशियली a specific provision for the mentally unwell was restricted to a handful of institution। कहते हैं शुरुआत में कुछ खास जो नियम है मेंटली जो ठीक नहीं थे उनके लिए जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, और ख़ास करके मेंटली जो अनवेल है वो काफ़ी जो इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पर में उनके द्वारा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रायोरिटी ऑफ सेंट मैरी ऑफ बेथलेहम, जो प्रायोरिटी है सेंट मैरी ऑफ बेथलेहम की, फाउंडेड इन 1243 डेवलप्ड ए फैसिलिटी फॉर हाउसिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। उन्होंने एक ऐसा फैसिलिटी को जो है डेवलप किया 1243 में जिससे कि कुछ लोगों की जो संख्या है उनको घर देने का, खास करके ऐसे लोगों को जो मेंटल इलनेस हो या जिनको मेंटल इलनेस की बीमारी हो। विच समवॉट लेटर वॉज हैंडेड ओवर टू द सिटी ऑफ लंदन, जो कि कुछ बात जो है ऐसे लोगों को क्या किया जाता था तो सिटी ऑफ लंदन के हवाले कर दिया जाता था। एज एन इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो होते थे वो खास करके इसी पर्पस के लिए हुआ करते थे। इट्स नेम बिकेम करप्टेड एंड केम टू बी नोन एज बेडलम, और इसका नाम जो है वो ख़राब हो गया और इसका नाम बाद में बेडलम के नाम से जाना गया। इट डेवलप्ड ए डिग्री ऑफ नोटोरियरिटी एज ए सॉर्ट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। कहते हैं ये जो है अपनी नाम और प्रतिष्ठा जो इनके अंदर थे उनका स्तर इतना इसका डेवलप हो गया कि ये जो है खास करके टूरिस्ट का जो है एक जगह बन गया, टूरिस्ट यहाँ पे आने जाने लगे। विच पीपल कुड विजिट टू ऑब्जर्व द बिहेवियर्स ऑफ द इनमेट्स, जो ऐसे लोग थे जो खास करके अपने साथी के जो व्यवहार थे उनको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए आया करते थे, खास करके मेल और फीमेल दोनों के लिए। Astonishingly, this practice continued well into the 1800s। और आश्चर्य की बात है कि यह जो प्रथा है वो 1800s तक जो है वो ठीक ठाक चलता रहा। आगे चलते हैं। आगे है मोरल ट्रीटमेंट, मतलब नैतिक जो उपचार है वो कैसे है। The French Revolution in the late 1700s brought about a marked change in the methods of dealing with mentally ill people। कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी 1700 में तो इन्होंने जो है एक बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन लाया और बहुत ऐसे तरीके को जन्म दिया विद मेंटली इल पीपल, जिससे कि मेंटली इल पीपल को जो है वो डील किया जा सके। द फ्रेंच फिजिशियन फिलिप पाइनल was shocked to see the conditions under which the inmates of asylums were expected to live in the spirit of revolution for their unchaining। कहते हैं कि फ्रेंच जो फिजिशियन या चिकित्सक थे जिसका नाम फिलिप पेनेल थे वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ जाते थे उनकी कंडीशन को देख करके, जिसमें
असाइलम में जो है एक साथ जो साथी रहते थे और जैसे उनसे जो है रहने की उम्मीद की जाती थी और वो रेवोल्यूशन के जो है स्पिरिट उनके अंदर हुआ करते थे, कॉल्ड फॉर दियर अनचेनिंग, जो कि कहते थे कि मुझे खोल दो। पाइनल with his enlightened approach known as moral treatment attracted the attention of other like-minded individuals and gradually a change in attitude towards how best to manage mentally ill people spread through Western Europe। कहते हैं पाइनल ने बाद में क्या किया कि अपने इस ज्ञान की अप्रोच के अनुसार से, जिसे कि मॉरल ट्रीटमेंट के नाम से जाना गया, इसने और भी इसी तरह के जो लोग थे, इसी माइंड के जो लोग थे, उनका ध्यान को आकर्षित किया और धीरे धीरे जो है एटीट्यूड में जो है चेंज लाया गया। किस एटीट्यूड में कि हाउ बेस्ट टू मैनेज मेंटली इल पीपल, कि किस तरीके से मेंटली इल पीपल को जो है हम मैनेज कर सकते हैं, जो पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैले हुए थे। आगे चलते हैं। आगे है फॉर एग्जाम्पल विलियम टूक ए क्वेकर परसुएडेड अदर्स फ्रॉम हिज रिलीजियस ग्रुप टू फंड द बिल्डिंग ऑफ ए मेंटल हॉस्पिटल। एग्जाम्पल के लिए विलियम टूक एक क्वेकर थे, उन्होंने अपने दूसरे जो धार्मिक जो ग्रुप थे उनको जो है विश्वास दिलाया, परसुएड किया, उनको एहसास दिलाया कि मेंटल जो हॉस्पिटल थे खास करके यॉर्क रिट्रीट में, उसको बनाने के लिए जो है फंड पैसा दिया जाए। वॉज फाउंडेड इन 1796, जैसे कि 1796 में जो है बनाया गया। हियर पेशेंट्स रिसीव्ड केयर एंड ट्रीटमेंट सिमिलर टू दोज एडवोकेटेड बाय पाइनल। और यहाँ पर में पेशेंट को जो है केयर की जाती थी, पेशेंट को लाया जाता था, उनको ट्रीटमेंट की जाती थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पाइनल ने बताया था उनको। यहाँ एडवोकेट मतलब वकालती करना नहीं होगा, यहाँ पे होगा बताया जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं डोरोथिया डिक्स 1802 to 1887, मतलब 1802 में जन्म हुआ था इनका और 1887 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक बोस्टन स्कूल टीचर थे। कौन थे? बोस्टन स्कूल टीचर थे। ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री डिक्राइंग द डिप्लोरेबल कंडीशंस इन द जेल्स एंड आर्म्स हाउसेज वेयर मेंटली डिस्टर्ब पीपल वर प्लेस्ड। वो एक बोस्टन के स्कूल टीचर थे जो कि पूरे के पूरे कंट्री में जो है वो ट्रैवल करते थे और जो जेल में रहने वाले और ख़ास करके जो भीख मांग करके जो लोग रहते थे, ऐसे जगह को आर्म्स हाउसेस कहा जाता था, उनकी जो दयनीय हालत थी उनको देख करके उनको रहा नहीं जाता था। तो ख़ास करके ये ऐसे जगह होते थे जहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब पीपल को जो है रखा जाता था। एज ए रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स 32 मेंटल हॉस्पिटल्स डिवोटेड टू द ट्रीटिंग पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स। कहते हैं उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप 32 जो मेंटल हॉस्पिटल थे वो जो है डिवोट कर दिया गया ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, और इसे जो है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ द मेंटली इल इन इंडिया डेट्स बैक टू वेरी ओल्ड टाइम्स। कहते हैं अगर इंस्टीट्यूशन की केयर की बात किया जाए मेंटली इल के लोगों के लिए भारत में, तो ये काफ़ी पुराने समय की बात यहाँ पे बताई गई है। विच वर सपोर्टेड बाय कंटेम्प्रेरी रूलर्स एज शोन बाय द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। जिससे कि उस समय के जो रूलर होते थे उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि अशोका के एडिक्ट्स में दिखाया गया है जो कि 250 BC पुराना है, और दूसरे भी आपको जगह पे ये चीज़ मिल जाएंगे। A special hospital exclusively for the mentally ill patients was established in Dhar near Mandu in Madhya Pradesh in the 15th century AD by मोहम्मद खिलजी। कहते हैं एक खास प्रकार का हॉस्पिटल जो है वो निजी रूप से एक्सक्लूसिवली जो है वो मेंटली इल पेशेंट्स के लिए धार में इस्टेब्लिश किया गया, जो कि मांडू के पास है मध्य प्रदेश में 15th century AD में मोहम्मद खिलजी के द्वारा। दिस वॉज द फर्स्ट असाइलम इन द कंट्री। यह कंट्री में पहला असाइलम था। दिस असाइलम प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक एंड यूनानिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। और ये जो असाइलम होते थे वो खास करके कौन से ट्रीटमेंट को प्रोवाइड किया करते थे, तो जो आयुर्वेदिक और यूनान के जो मेडिसिन सिस्टम थे उनके अनुसार से थी। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं आयरनिकली द सक्सेस ऑफ मॉरल ट्रीटमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डाउनफॉल इन द लेटर
stages of the 19th century as it became apparent that mental illness was much more common than had previously been thought. Tuke's Street could admitted only 30 patients. दे रखे हैं कि बाद में जो है एक अलग तरीके से इसमें एक मोर आया, आयरनिकली दे रखा है कि जो मोरल ट्रीटमेंट की जो सफलता है इसने इसकी डाउनफॉल को भी कंट्रीब्यूट किया बाद के स्टेजेस में, जब 19th सेंचुरी के बाद के स्टेजेस थे, क्योंकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया, साबित हो गया, इट बिकेम एपरेंट, मतलब साफ हो गया कि मेंटल जो इलनेस है वो अधिक से अधिक कॉमन बात है, जैसे कि पहले सोचा गया था उससे ज़्यादा कॉमन बात है। और ट्यूक्स की जो रिट्रीट थी वो केवल 30 पेशेंट्स का ही व्यवस्था कर सकते थे। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं as more people were recognized to be suffering from mental illness, major building programs were instigated both in Europe and the United States, leading to the rapid growth in the number of state-run asylums for the mentally ill. कहते हैं क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को जो है पहचाना गया, देखा गया कि वो मेंटल इलनेस से जो है वो पीड़ित हो रहे हैं, तो बहुत सारे बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो है वो यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में जो है उसके ऊपर जोर दिया गया, इंस्टिगेट किया गया, लीडिंग टू द रैपिड ग्रोथ इन द नंबर ऑफ स्टेट रन असाइलम्स। और इससे क्या हुआ, जो मेंटली इल पीपल थे उनके लिए स्टेट के द्वारा जो चलाए गए असाइलम है उनकी संख्या में लगातार जो है बढ़ोतरी होती चली गई। ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड several hundred hospitals were built to accommodate many thousands of patients। कहते हैं अगर एक साथ शॉर्ट पीरियड के लिए देखा जाए विक्टोरियन इंग्लैंड में तो कई सौ जो हॉस्पिटल जो है वो बनाए गए, जिससे कि पेशेंट के जो है ख़ास करके हज़ारों की संख्या जो पेशेंट है उनका वहाँ पे एकोमोडेट हो सके, व्यवस्था हो सके। आगे चलते हैं, द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर दैट प्रिवेल्ड इन न्यूयॉर्क कुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू दिस न्यू हॉस्पिटल्स एंड मोरल ट्रीटमेंट फेल आउट ऑफ फेवर। कहते हैं कि जो केयर का जो पैमाना है, मतलब देखरेख करने का पैमाना जो न्यूयॉर्क में छाया हुआ था, प्रिवेल किया गया था, इसे और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता था इन नए हॉस्पिटल के लिए। एंड मोरल ट्रीटमेंट फेल आउट ऑफ फेवर, और मोरल ट्रीटमेंट जो है वो जितना होना चाहिए उससे उतना नहीं हो पाया, वो फेवर से बाहर निकल गया। आगे चलते हैं, अब कहते हैं मॉडर्न इरा। ये जो मॉडर्न एरा है इसमें ब्रेन और माइंड की बात कही गई है। Despite the inevitable deterioration in provision for mentally ill people, by the end of the century, there was renewed interest in science and in the principle of somatogenesis, which had first been described by Hippocrates 2000 years earlier. तो इसमें कह रहे हैं यहाँ पर में कि जो मेंटली इल के पीपल जो है उनके लिए जो नियम बनाए गए थे, प्रोविज़न बनाए गए थे, और उसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो नाश हो गया या बर्बादी हो गई, उसके बावजूद भी कहते हैं डिस्पाइट बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, मतलब सेंचुरी के अंत तक में देयर वाज रिन्यूड इंटरेस्ट इन साइंस, यहाँ पे साइंस में एक नया इंटरेस्ट जोड़ा गया, एंड इन द प्रिंसिपल ऑफ सोमैटोजेनेसिस, और सोमैटोजेनेसिस के जो सिद्धांत हैं विच हैड फर्स्ट बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिपोक्रेट्स, जैसे कि सबसे पहले जो है हिपोक्रेट्स के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था 2000 वर्ष पहले। अब ये सोमैटोजेनेसिस क्या होते हैं, जो जर्म सेल होते हैं वो जब बॉडी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसी को सोमैटोजेनेसिस कहा जाता है। खास करके हमारे शरीर में बहुत सारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं या केमिकल चेंजेस होते हैं, उससे जो रिज़ल्ट निकलता है वो भी सोमैटोजेनेसिस का रूप लेता है, और इसको भी हम सोमैटोजेनेसिस में रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट द डिसिप्लिन ऑफ साइकियाट्री बिगेन टू एमर्ज एंड द वर्क ऑफ क्रेपलिन एंड ब्लोलर, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं देख लेना, केम टू प्रोमिनेंस। कहते हैं इसी बैकग्राउंड का जो है परिणाम था जिसमें साइकियाट्री के जो डिसिप्लिन है या जो पढ़ाई है वो शुरू हुआ, इसने एक नया रूप लिया, और जो क्रेपलिन और जो ब्लेलर हैं उनके जो वर्क है वो उनकी जो है महत्व जो है सामने आया। एट द टाइम मेलनकोलिया, मैनिया एंड फ्रेनिटिस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय हिपोक्रेट्स वर आइडेंटिफाइड एज मेंटल डिसऑर्डर्स, एंड दिस लिस्ट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड
paranoia, catatonia and hebephrenia among many others। तो कहते हैं उस समय में जो है मेलनकोलिया तो आप जानते ही होते हैं, जो तकलीफ़ होती है, दुख होती है, मैनिया होती है, दिमाग में कुछ दिमागी सोच में परिवर्तन आ जाती है, उसको मैनिया कहा जाता है। और आपका फ्रेनिटिस है, तो फ्रेनिटिस में क्या होता है खास करके, तो हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये फीवर के कारण भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई नेक में पेन हो, पहले से गर्दन में दर्द हो, उसके कारण से भी हो सकता है। तो या आप जो है आपके अंदर में कुछ वायरस हो, इसका शिकार हो गया हो, जिसके कारण से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो इसके कारण भी हो सकते हैं। कहते हैं इन सभी चीज़ों को सबसे पहले जो है वो हिपोक्रेट्स के द्वारा जो है वो डिस्क्राइब किया गया, वर आइडेंटिफाइड एज मेंटल डिसऑर्डर, और इन सभी को मेंटल डिसऑर्डर के नाम से जाना गया। एंड दिस लिस्ट वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, और बाद में इस लिस्ट को और बड़ा किया गया और इसमें पैरानोइया, कैटोनिया एंड हिबिफ्रेनिया जैसे जो है और भी दूसरी चीज़ों को इसमें रखा गया। अब पैरानोइया जो होते हैं वो एक वहम होते हैं, दिमागी वहम होते हैं, जिसका इलाज संभव नहीं होता है, बस हम मन में वहम पाल के रखते हैं। इसके बाद कैटोनिया है, तो कैटोनिया में क्या होते हैं, हमारे अंदर जो मेंटल प्रॉब्लम होती है उसके कारण से हमारे बॉडी की जो मूवमेंट होती है, बिहेवियर होती है, उसमें बहुत सारी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हिबिफ्रेनिया है, ये एक प्रकार की जो है वो क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं, इसमें डिसऑर्डर थॉट आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि क्रैपलिन्स बेस्ट नॉन कंट्रीब्यूशन टू साइकोपैथोलॉजी वाज हिज प्रपोजल दैट मेंटल इलनेसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड सिंड्रोम्स, डिमेंशिया प्रेकॉक्स एंड मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। क्रैपलिन के सबसे अच्छे जाने माने जो योगदान है साइकोपैथोलॉजी में, वो था उनका सुझाव, प्रपोजल था, वो ये था कि मेंटल इलनेसेस को जो है वो दो अधिक सिंड्रोम में जो है बांटा जा सकता था। पहला है डिमेंशिया प्रेकॉक्स और दूसरा है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। इस दो भागों में उनको बांट सकते थे। He reached this in conclusion on the basis of detailed according over a long period of time। और कहते हैं इसके अनुसार से वह इस आधार पर में इस नतीजे पर पहुंचा काफ़ी लंबे समय के बाद, over a long period of time of the features, the signs and symptoms। इसमें उन्होंने कुछ खास चीज़ों को ध्यान रखा, खास करके जो साइन है और जो लक्षण है बीमारी की, इलनेस की, जो पेशेंट के द्वारा दिखाई जाती थी, displayed by his patients। Although Bleuler disagreed with Kraepelin on matters of detail। भले ही कहते ब्लूलर जो है वो डिटेल में जब इस बातों के ऊपर गए तो वो क्रैपलिन से सहमत नहीं हुए। He too adopted precise methods। उन्होंने भी साफ साफ इस मेथड को जो है अपनाया। And his fascination with the nature and causes of psychiatric symptoms was hallmark of his work। और साथ में जो क्रैपलिन की जो फैसिनेशन थी नेचर के साथ और जो साइकेट्रिक जो सिम्टम थे, इन सभी को उन्होंने अपने वर्क का जो है वो शिला बनाया या हॉलमार्क बनाया। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं बिटवीन देम क्रैपलिन एंड ब्लूलर शेप्ड द डायरेक्शन दैट साइकेट्री हैज़ subsequently taken and their contributions are still much in evidence today। कहते हैं उनके बीच में क्रैपलिन और ब्लूलर जो है उन्होंने ऐसे डायरेक्शन या दिशा को तैयार कर दिया जिससे कि साइकेट्री जो है तत्पश्चात या उनके बाद जो है उन्होंने अपने उनकी योगदान को जो है अपनाया और आज भी ये जो है एविडेंस के रूप में जीवित है। Kraepelin and Bleuler were convinced that mental illnesses had physical origins, the सोमैटोजेनिक अप्रोच। क्रैपलिन और बुलर जो हैं वो बिल्कुल प्रतीत थे, बिल्कुल उनको विश्वास था कि मेंटल जो इलनेसेस हैं वो फिजिकल ओरिजिन या सोमैटोजेनिक जो अप्रोच है उनके कारण से होती है। हाउएवर अदर बिलीव दैट देयर वर साइकोजेनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल इलनेस। लेकिन दूसरों ने यह भी माना कि यहाँ पर में साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनके कारण जो है मेंटल इलनेस होती है
और इन्होंने साइकोजेनेसिस को आधार दिया। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि these ideas had originally been discussed by Plato and they began to receive increasing attention once again। कहते हैं कि जितने भी आइडिया थे इन्हें ओरिजिनली रूप से प्लेटो के द्वारा डिस्कस किया गया और उन्होंने क्या किए तो एक बार फिर जो है इस ध्यान को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया। They began to receive increasing attention once again। इसमें मेजमर जो है 1734 जिनका जन्म हुआ था और 1815 में डेथ हुआ था, is often credited with initiating the renewed interest in psychogenesis। उनको यह श्रेय जाता है कि इन्होंने एक नया इंटरेस्ट जो है दिखाया साइकोजेनेसिस में। Having invented a form of hypnosis, इन्होंने एक हाइप्नोसिस का फॉर्म तैयार किया that came to be known as mesmerism, जिसे कि बाद में mesmerism के नाम से जाना गया। In the late 19th century, there was an explosion of interest in the role of psychological mechanisms in illness। कहते हैं 19th century में यहाँ पर में जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है बीमारी की या इलनेस में, उनकी जो भूमिका है उसमें रुचि लेने का एक मतलब विस्फोट के रूप में काम आया। मतलब काफ़ी लोग इसमें रुचि लेने लगे और एक इंटरेस्ट में एक्सप्लोजन आया। आगे दे रखे हैं चारकॉट, ए प्रोमिनेंट न्यूरोलॉजिस्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट symptoms characteristic of nerve damage could arise for psychological reasons and could be influenced by hypnotic suggestion। ये चारकोट जो थे, जो प्रोमिनेंट न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो न्यूरॉन के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने दिखाया कि जो कैरेक्टरिस्टिक है नर्व डैमेज की, उनकी जो खासियत है या उनके लक्षण हैं, ये साइकोलॉजिकल रीजन के कारण उत्पन्न होते हैं और इन्हें हाइप्नोटिक सजेशन के द्वारा जो है वो प्रभावित किया जा सकता है। His colleague Brewer began using hypnosis as a treatment, and it became apparent in him that if he talked with his clients about their symptoms while they were under hypnosis, this often resulted in greater relief from symptoms। उनके जो साथी थे ब्रूनर, उन्होंने हाइप्नोसिस को जो है शुरू किया यूज़ करना एक ट्रीटमेंट के रूप में, और यह बाद में स्पष्ट हो गया उनके लिए कि अगर वो जब कभी भी अपने क्लाइंट के साथ उनके सिम्टम्स के बारे में जो है बात करते थे, जब उनको जो हाइप्नोसिस में रखा जाता था, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रिलीफ मिलता था इस सिम्टम से। दिस ऑफ्टन रिजल्टेड इन ग्रेटर रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स। आगे चलते हैं। ब्रूअर्स टेक्निक बिकेम नोन एज कैथारसिस एंड वॉज फॉर ए टाइम अडॉप्टेड बाय अनदर वेनिस न्यूरोलॉजिस्ट फ्रूट। कहते हैं कि जो ब्रूअर्स की जो टेक्निक है वो बाद में एक कैथारसिस के नाम से जाना गया और कुछ समय के लिए इसे जो है वो दूसरे जो है वेनिस जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा अपनाया गया, जिसका नाम फ्रूट था। who saw it as a potentially powerful means of exploring the unconscious mind, जिसने कि देखा एक कि ज़्यादा संभावना बनता है कि यह एक पावरफुल साधन बनता है अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने का। और यही सिगमंड फ्रॉइड है जिसके बारे में आपने कभी पढ़े होंगे कि उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं द 20th सेंचुरी एंड साइंस, मतलब 20वीं सदी और विज्ञान। तो 20वीं सदी और विज्ञान के बारे में क्या दे रखे हैं? Our brief review has brought us to the beginning of the 20th century। हमने थोड़ा सा एक झलक देखा और इसने हमें अब 20th सेंचुरी की शुरुआत तक ले आया। By this time, most of the main ideas that have continued to dominate and shape the direction of modern psychopathology had already surfaced। कहते इस समय तक बहुत सारे ऐसे विचार थे जो कि जीवित रहे डोमिनेट करने के लिए और मॉडर्न जो साइकोपैथोलॉजी की जो दिशा है उनको तैयार करने के लिए, जो कि पहले से ही सरफेस पे तैयार थी। During the past 100 years, the pendulum had continued to swing between somatogenetic and psychogenic explanation of disorder। कहते हैं पिछले 100 वर्षों में जो है 100 वर्षों में पेंडुलम जो है उनको स्विंग कराया जाता था सैमोटोजेनिक और साइकोजेनिक जो डिसऑर्डर थे उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए।
Initially, the camps divided geographically, with Europeans favoring somatogenesis, while practitioners in the United States preferred psychogenic explanations in mental illness. कहते हैं शुरुआत में कैंप जो है उनको भौगोलिक तरीके से डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया। यूरोपियन क्या करने लगे तो सैमोटोजेनेसिस को फेवर करने लगे, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग थे, प्रैक्टिशनर थे, वो साइकोजेनिक एक्सप्लेनेशन जो होती है मेंटल इलनेस के ऊपर जो एक्सप्लेन देने के लिए दो तरीका था, एक तो सैमोटोजेनेसिस था और एक साइकोजेनेसिस था। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स वाले साइकोजेनेसिस को जो है आधार बता करके उनके बारे में बताने लगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, द डिवाइड हैज़ टू सम एक्सटेंट फॉलन अलोंग ऑक्यूपेशनल लाइन्स विद मेडिकली ट्रेंड साइकेट्रिस्ट्स रिजॉर्टिंग टू somatogenic approaches and psychologists not surprisingly tending to rely upon psychogenic explanations। कहते हैं ये जो बंटवारा है यह कुछ हद तक ऑक्यूपेशनल लाइन के अंतर्गत आ गिरा, जहाँ पे मेडिकल तरीके से जो ट्रेंड जो साइकेट्रिस्ट थे, जो सोमैटोजेनिक अप्रोच के ऊपर अपना आधार बना रखे थे, और साइकोलॉजिस्ट जो थे नॉट सरप्राइजिंगली टेंडेड टू रिलाई अपॉन साइकोजेनिक एक्सप्लेनेशन, ये ऐसे लोग थे जो साइकोजेनिक के जो एक्सप्लेनेशन थे उनके ऊपर भरोसा करने की इच्छा नहीं रखते थे। आगे दे रखे इसमें कि वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी ओवर द पास्ट सेंचुरी हैज़ बीन ए विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ प्रैक्टिशनर्स टू रिलाई ऑन एम्पेरिकल एविडेंस गैदर्ड थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। कहते हैं साइकोपैथोलॉजी का जो बहुत सारे जो मजबूती है या अच्छाई है, उनमें से एक जो है जिसे कि पास्ट सेंचुरी के ऊपर देखा गया है वह यह है कि प्रैक्टिशनर अपनी तरफ से जो है उनकी इच्छा होती थी कि वो किसके ऊपर भरोसा करें, तो वो क्या करते थे, एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर जो है भरोसा करते थे। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब ऐसे चीज़ जो एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया जाए, और ये साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा की जाती थी। दिस अप्रोच हैज़ फॉर एग्जाम्पल लेड टू द डिवाइस ऑफ unsupportable procedures such as insulin, coma therapy and early treatment for schizophrenia। कहते हैं यह अप्रोच जो है एग्जाम्पल के लिए इसने अनसपोर्टेबल जो प्रोसीजर थे उनको ख़त्म करने का रास्ता अपना लिया। मतलब जो अब अनसपोर्टेबल प्रोसीजर जो है वो यूज़ में नहीं आने लगा। जैसे कि पहले क्या किए जाते थे कि इंसुलिन कॉमा थेरापी कराए जाते थे, और यह पहले जो है स्किज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी होती थी उनको इलाज करने के लिए बेहतर माना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, ऑन द अदर हैंड इट हैड established the advantages of equally controversial procedures such as electroconvulsive therapy ECT। दूसरी ओर कुछ ऐसे सुविधा जो है तैयार किए गए जो बराबर तरीके से कंट्रोवर्सी में रहा, जैसे कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी जिसका नाम ECT है। Not all scientific discoveries have favored somatogenic approaches। कहते हैं सभी साइंटिफिक डिस्कवरीज ने सोमैटोजेनिक अप्रोच को जो है वो फेवर नहीं किया, उनका पक्ष नहीं लिया। फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ बायोफीडबैक ट्रेनिंग टू हेल्प control anxiety and the adoption of procedure known as cognitive therapy in the treatment of depression both tend to support psychogenic arguments। एग्जाम्पल पे दिया गया, जब बायोफीडबैक की जो वैल्यू है, ठीक है, बायोफीडबैक की जो ट्रेनिंग है उसकी जो वैल्यू है उसको अपनाया गया, जिससे कि एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती थी। साथ में ऐसे प्रोसीजर को अपनाने के लिए जिसे कि कॉग्निटिव थेरापी के रूप में यूज़ किया जाता था, खास करके डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। बोथ टेंड टू सपोर्ट साइकोजेनिक आर्गूमेंट, जो कि साइकोजेनिक आर्गूमेंट को जो है वो हेल्प करते थे या उसके सपोर्ट में रहते थे। आगे चलते हैं। Gradually, research in psychopathology has made people aware that neither a strictly somatogenic or psychogenic approach can fully explain how mental illness arise। कहते धीरे धीरे साइकोपैथोलॉजी के ऊपर जो रिसर्च है इसने लोगों को जो है यह अवगत कराया है कि ना ही तो जेनिक तरीके से इसको कर सकते हैं और ना ही जो है या साइकोजेनिक अप्रोच जो है पूरी तरीके से मेंटल इलनेस क्यों होती है उसके कारण का पता लगा सकता है और उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब दोनों में से कोई जो है वो मेंटल इलनेस के बारे में जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है, ना तो साइकोजेनिक
और ना ही सोमेटोजेनिक। Indeed, evidence suggests that most occur as a result of combination of factors. वाकई में एविडेंस जो है यह सजेस्ट करती है कि अधिकतर चीज़ें जो होती है वो बहुत सारे ऐसे कारक हैं, उनको मिला करके अगर जोड़ दिया जाए तो उनके परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, आगे दे रखें, एंड ए कैजुअल मॉडल नॉन एज द स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल, और एक कैजुअल मॉडल के नाम से इसको माना गया है, जैसे कि स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल भी कहा जाता है, गोल्डमैन के द्वारा दिया गया था 1992 में, हैज़ इवॉल्व टू ऑक्यूपाई दिस सेंट्रल ग्राउंड, जिसने कि इस आधार को जो है ऑक्यूपाई करने के लिए विकसित किया था। आगे चलते हैं। इन सिंपल टर्म्स दिस मॉडल इम्प्लाइज दैट मेंटल इलनेस इज a reaction to life experience in individual who are vulnerable or predisposed in some way to that mental illness। कहते हैं सिंपल अगर शब्दों में देखा जाए तो यह जो मॉडल है इस बात को सूचित करती है कि मेंटल इलनेस जो है वह इंडिविजुअल की जो एक्सपीरियंस है लाइफ में उनके रिएक्शन का परिणाम है, जो कि वल्नरेबल है और या प्रीडिस्पोज्ड है, मतलब पहले से अपने मन में कुछ पहले से बिठा रखा है जो कि मेंटल इलनेस का कारण बनती है। One sort of predisposition may be genetic, but others may involve early brain damage or even early experience। एक प्रकार की ऐसे जो प्रीडिस्पोजिशन है कि पूर्व अवधारणा है मन में बिठा के रखे हैं, वो जेनेटिक भी हो सकते हैं या दूसरे जो है उसमें ब्रेन डैमेज हो सकते हैं। शुरुआत में अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन डैमेज हो गया या शुरुआत की उनकी एक्सपीरियंस अगर ख़राब हो गई तो the causative factors will inevitably vary, ranging from the effects of major and sudden life events such as bereavement or unemployment to the minor but more enduring tensions of family life। कहते हैं और भी बहुत सारे causative फैक्टर हो सकते हैं जो कि आवश्यक रूप से अलग अलग हो सकते हैं। ये मेजर से लेकर के माइनर तक के परिणाम के रूप में हो सकते हैं। इसमें अचानक से लाइफ में कुछ घटनाएं घट जाती है, उससे भी हो सकते हैं। जैसे अचानक से हम किसी चीज़ से वंचित हो जाते हैं, बेरीवमेंट हो जाते हैं, या हम बेरोज़गार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमको हो जाती है। टू द माइनर या छोटे तक हो सकते हैं, बट मोर एंड्यूरिंग टेंशंस ऑफ फैमिली लाइफ। और साथ में जो है फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी टेंशंस होती है जो इसमें आ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो है ये आपका हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी तो आपका एंड हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर की एंड की ओर और देखते हैं लेट अस सम अप में कि अभी तक हमने जो है क्या क्या चीज़ों को स्टडी किया है, उसको एक झलक जो है इसमें हम देखेंगे। तो कहते हैं द स्टडी ऑफ साइकोपैथोलॉजी इज़ द सर्च फॉर द पर्सन्स पीपल बिहेव, थिंक एंड फील इन अनएक्सपेक्टेड, समटाइम्स बिजार एंड सेल्फ डिफीटिंग वेज। कहते हैं साइकोपैथोलॉजी की जो स्टडी है वह ऐसे रीज़न को सर्च करने की है जिसमें पीपल बिहेव करते हैं, थिंक करते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के ऊपर फील करते हैं। कभी कभी वो पागलपन, झक्कीपन दिखाते हैं और बहुत सारे तरीके से अपने आप को ऐसे मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, सेल्फ डिफीटिंग होते हैं। ए पर्सन कैन बी कॉल्ड नॉर्मल इफ़ ही इज़ नॉट सिक, इफ़ ही इज़ एवरेज, इफ़ ही कन्फर्म्स टू सोशल, यहाँ पे कन्फर्म नहीं होगा कन्फर्म होंगे सोशल नॉर्म्स, और इफ़ ही अप्रॉक्सीमेट एंड आइडियली मैच्योर, हेल्दी और फुली फंक्शनिंग पर्सनैलिटी। कहते हैं एक पर्सन को नॉर्मल तब समझा जा सकता है अगर वो बीमार नहीं होते हैं, वो एवरेज होते हैं और वो सोसाइटी के जो नियम कानून होते हैं उसके अनुसार से होते हैं। यहाँ पे इसीलिए कन्फर्म का मीनिंग वहाँ पे वही होता। और इफ़ ही अप्रॉक्सीमेट एंड आइडियली मैच्योर, या वो आइडियली मैच्योर के आसपास होते हैं, हेल्दी होते हैं और पूरी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी के तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, इन एडिशन टू दिस ही शुड बी एबल टू इंटरप्रेट करेक्टली व्हाट इज गोइंग अराउंड हिम, और इसके अलावा वह अपने आप को जो है अर्थ बता पाए सही सही उन सभी चीज़ों का अर्थ जो उनके आसपास हो रहा होता है। हैज़ कंट्रोल ओवर हिज बिहेवियर, वो अपनी बिहेवियर पे जो है वो कंट्रोल होता है उनका। ही इज़ अवेयर ऑफ हिज फीलिंग, अपनी फीलिंग से वो अवगत होते हैं और इमोशन से भी। बी एबल टू इस्टेब्लिश क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो पास के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लायक होते हैं। एंड फाइनली लीड ए प्रोडक्टिव लाइफ, और साथ में कुछ न कुछ कर पाने के जो है लायक होते हैं।
इन इवेल्युएटिंग वेदर बिहेवियर इज़ एबनॉर्मल, अगर हम यह देखने लगे कि बिहेवियर एबनॉर्मल है तो कैसे समझें, तो साइकोलॉजिस्ट कंसिडर सेवरल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनको वो कंसिडर करते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी को सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले ही, वायलेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स को, पर्सनल डिस्ट्रेस को, बिहेवियरल डिसफंक्शन को, और सही तरीके से अगर फंक्शन नहीं करते हैं, फंक्शन एडिक्वेटली उसमें फेल्योर हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कोई व्यक्ति एबनॉर्मल है। ईच कैरेक्टरिस्टिक टेल्स समथिंग अबाउट व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल, और सभी लक्षण जो है वो कुछ न कुछ बताती है कि क्या चीज़ को जो है एबनॉर्मल समझा जा सकता है। बट नन बाय इटसेल्फ प्रोवाइड्स ए फुली सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन, लेकिन इनमें से कोई भी जो है पूरा संतोषजनक जो है परिभाषा जो है वो नहीं देती है। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं इसमें कि द डिबेट अबाउट वेदर मेंटल इलनेस हैव सोमैटोजेनिक और साइकोजेनिक ओरिजिन्स हैज़ डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द आइडियाज़ ऑफ हिपोक्रेट्स एंड प्लेटो। कहते हैं यह डिबेट कि मेंटल इलनेस जो है वो सोमैटोजेनिक और साइकोजेनिक उत्पत्ति के कारण होते हैं, यह साइकोपैथोलॉजी की हिस्ट्री के ऊपर डोमिनेट कर चुके हैं, और इसे जो है हिपोक्रेट्स और प्लेटोज की जो अपनी आइडियाज़ है उनकी तरफ ले जाती है, ट्रेस्ट बैक करती है। ओनली रिसेंटली हैव पीपल बिगन टू रियलाइज दैट मेंटल डिसऑर्डर्स प्रोबेबली अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रादर देन बीइंग ड्यू टू सिंगल कॉजेज। और केवल अभी हाल के वर्षों में लोगों ने यह एहसास करना शुरू किया है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो शायद जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के कारण होते हैं, केवल सिंगल कॉजेज जो है इसमें इसका कारण नहीं हो सकता है। Currently integrated models of causation like the stress diathesis model find the widest acceptance in psychopathology। और अभी फ़िलहाल में जो है एक इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ कॉजेशन है जैसे कि स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सेप्ट किया जाता है साइकोपैथोलॉजी में। चलिए आगे चलते हैं, आगे 1.7 में यूनिट एंड क्वेश्चन है जो देख लेना, और हम आपको यहाँ पर मैं कुछ ग्लॉसरी है, वैसे तो मैंने बता दिया है लेकिन फिर से एक बार ग्लॉसरी जो है आपको समझा देता हूँ, किसी को अगर समझना हो तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो यूनिट है यहीं पे एंड होता है, और इसके साथ जो है कुछ और जो है चीज़ों को हम शुरू करेंगे, जैसे कि यूनिट 2 को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पर इस ग्लॉसरी को एंड कर लेते हैं। ग्लॉसरी में पहला वर्ड है वो है इनकैर्सरेशन। इनकैर्सरेशन भी कह सकते हैं साउंड, अगर क्योंकि जो आर है, आर के बाद जो है सी है, ठीक है, और आर के बाद जो खास करके जो है वो आर जो है दो वॉवल के बीच में नहीं है, तो आर को हम साइलेंट भी कर सकते हैं, तो इनकैर्सरेशन भी बोल सकते हैं। अब इनकैर्सरेशन क्या होता है, देखिए, इनकैर्सरेशन इज़ द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इन जेल। इनकैर्सरेशन जो होते हैं वो जेल में किसी पर्सन की डिटेंशन होते हैं, उनको रखा जाता है, खास करके अगर कोई क्राइम कर रखा है तो उसके पनिशमेंट के लिए। पीपल आर मोस्ट कॉमनली इनकैर्सरेटेड अपॉन सस्पिशन और कन्विक्शन ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। कहते हैं लोगों को अक्सर जो है इनकैर्सरेट किया जाता है, उन्हें अंदर रखा जाता है सस्पिशन के आधार पर में, या ऐसा माना जाता है कि उसने अपने क्राइम को जो है जो किया है उसको स्वीकार कर लिया है। एंड डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस हैव डिफरिंग लॉज, और अलग अलग न्यायाधीश के पास अलग अलग कानून होते हैं गवर्निंग द फंक्शन ऑफ इनकैर्सरेशन, जो इनकैर्सरेशन के जो कार्य है उनको चला रहे होते हैं विद इन ए लार्जर सिस्टम ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय की एक बहुत बड़ी तंत्र होती है जिसके अंदर जा कर के। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं कि इनकैर्सरेशन सर्व्स 4 एसेंशियल पर्पसेस। इनकैर्सरेशन जो है खास करके 4 खास पर्पस को जो है सर्व करते हैं विद रिगार्ड टू क्रिमिनल्स, खास करके जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी होते हैं उनके लिए। पहला होते हैं टू पनिश क्रिमिनल्स फॉर कमिटिंग क्राइम्स, कि वो क्या करते हैं, क्रिमिनल को पनिश करते हैं कोई भी क्राइम को कमिट करने के लिए। टू आइसोलेट क्रिमिनल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिटिंग मोर क्राइम्स, क्रिमिनल को अलग थलग रखते हैं, उन्हें रोक के रखते हैं कि वो और अधिक क्राइम ना करे। टू डेटर अदर्स फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, और कमिटिंग क्राइम्स करने के लिए दूसरों को क्या करते हैं, डराते हैं, डेटर करते हैं। टू रिहैबिलिटेट क्रिमिनल्स, क्रिमिनल को क्या करते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं इनकैर्सरेशन रेट्स व्हेन मेजर्ड बाय द यूनाइटेड
nations are considered distinct and separate from the imprisonment of political prisoners and others not charged with a specific crime. कहते हैं इनकार्सरेशन की जो दर है आजकल, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी गई है, इससे एक अलग तरीके से समझा जाता है और इसे पॉलिटिकल जो प्रिजनर होते हैं और दूसरे होते हैं उनसे अलग रखा जाता है। खास करके पॉलिटिकल प्रिजनर और जो दूसरे होते हैं उनके ऊपर कोई खास क्राइम जो है वो नहीं लगाई जाती है। कहते हैं हिस्टोरिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इट्स ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी हैव वेरीड कंसिडरेबली। कहते ऐतिहासिक तरीके से देखा जाए तो इम्प्रिजनमेंट की जो दर है या फ्रीक्वेंसी है, इनकी जो समय है और ये कितना सीवियरिटी है, ये अलग अलग तरीके से जो है वो आपको परिवर्तन इसमें आया है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन मच डिबेट अबाउट द मोटिव्स फॉर इनकार्सरेशन। कहते हैं इनकार्सरेशन के क्या उद्देश्य है, उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती चली आई है। इट्स इफ़ेक्टिवनेस एंड फेयरनेस, इसकी प्रभावशालीता के ऊपर और साथ में यह कितना उचित तरीके से काम करता है, एज वेल एज डिबेट रिगार्डिंग द रिलेटेड क्वेश्चंस अबाउट द नेचर एंड एटियोलॉजी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। साथ ही साथ जो डिबेट होती है वो उस क्वेश्चन से संबंधित होती है कि नेचर और क्रिमिनल बिहेवियर की उत्पत्ति या एटियोलॉजी क्या है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है साइकोपैथोलॉजी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ द कॉजेज, प्रोसेसेस एंड मैनिफेस्टेशन एंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये क्या है, कॉजेज, प्रोसेसेस और मेंटल डिसऑर्डर की जो स्पष्ट चीज़ें दिखाई पड़ती है उनकी स्टडी है। इट इज़ द बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर। और इसमें किसी भी प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर्स की जो स्पष्ट जो बिहेवियर है वो दिखाई पड़ती है। आगे है सोमैटोजेनिक। अभी मैंने बताया था अराइजिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल कॉजेज, ये फिजियोलॉजिकल कॉजेज के कारण उत्पन्न हो रही होती है। दैट इज़ द मेंटल डिसऑर्डर, ये मिसप्रिंट हो गया है, जो कि मेंटल डिसऑर्डर के कारण होती है, जो फिजिकल कॉजेज से आती है, रैदर दैन बीइंग साइकोजेनिक इन ओरिजिन। जहाँ पे इसका जो ओरिजिन है वो साइकोजेनिक नहीं होती है, क्योंकि साइकोजेनिक में सोमैटो जो कहते हैं सोमैटोजेनिक थ्योरीज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया की जो है वो सोमैटोजेनिक थ्योरीज होती है। हियर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द माइंड और स्पिरिट। यहाँ पर में क्या करी जाती है कि जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको माइंड और स्पिरिट से अलग रखी जाती है। ठीक है, आगे है मैल एडजस्टमेंट। तो कहते हैं साइकिल ए फेल्योर टू मीट द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के डिमांड को जो है पूरा करने के लायक नहीं हो पाते हैं। सच एज कोपिंग विद प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम और जो सोशल रिलेशनशिप है उनसे निपटने के लायक नहीं होते हैं। यूजुअली रिफ्लेक्टेड इन इमोशंस इंस्टेबिलिटी, और साधारणतया जो है इमोशन जो है इनकी वो गड़बड़ सी रहती है, इंस्टेबिलिटी रहती है, उसमें दिखाई पड़ती है। इट इज़ ए फॉल्टी और बैड एडजस्टमेंट, यह बहुत ही बुरा और बहुत ही मतलब फॉल्टी होता है। इसमें सही तरीके से कोई भी व्यक्ति क्या होता है अपने आप को संगठित नहीं कर पाता है। तो इसके साथ जो है ये यूनिट आपका एंड हो गया। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस यूनिट वेरी वेल। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई वुड स्टार्ट block 1 unit 2, and I will also divide them into different parts like part 1, part 2 and part 3. By then just enjoy these 4 parts of the unit of this block. By then just take care of yourself and best luck for your examination.